जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पार्ट 4 है। हमने पार्ट 3 तक पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आवर्त सारणी के नाम से मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी समूह नंबर 1। समूह नंबर 1 में क्षारीय धातुओं को रखा गया है। देखिए क्षारीय अब समूह नंबर 1 है यानी कि ग्रुप नंबर 1 है। इसमें टोटल कितने तत्व आते हैं? 7 तत्व। इतना याद रखना होगा। पहले ग्रुप को, पहला ग्रुप जो है क्षारीय धातु जो ग्रुप है पहला ग्रुप, उसको फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ए के भी नाम से जाना जाता है। पहले ग्रुप में टोटल 7 तत्व हैं। कौन कौन से 7 तत्व हैं देख लीजिए। कौन कौन से 7 तत्व हैं देख लीजिए। हे, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। हेलिना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला ग्रुप का सबसे अंतिम तत्व कौन से है, तो इसका आंसर होगा फ्रांसियम। फ्रांसियम। अगर इन सब का परमाणु संख्या पूछे तो हाइड्रोजन 1 होता है, लिथियम 3 होता है, सोडियम 11 होता है, पोटेशियम 19 होता है, रुबिडियम 37 होता है, सीजियम के बारे में कई एक बार बता चुके हैं, इसका 55 होता है, फ्रांसियम 87 होता है। इतना आपको याद रखना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं चार्ट पे कौन है। देखिए पहला ग्रुप नंबर जो आपको दिख रहा है इसमें टोटल 7 तत्व हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। हेलिना के रब से फरियाद, इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल क्या है? 2 नंबर सवाल है 2 नंबर सवाल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को हैलोजन नाम से जानते हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को हैलोजन नाम से जानते हैं। तो यह किस ग्रुप में रखा हुआ है? हमसे पूछ ले कि हैलोजन समूह किस ग्रुप को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17वें ग्रुप को। 17वें ग्रुप को हैलोजन सीरीज के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सीरीज के नाम से जाना जाता है। और उसमें अगर पूछ ले कि कौन कौन से तत्व हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अगर हमसे पूछ ले, अब यहाँ देखिए 11वां ग्रुप है। 11वां ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो हम कल भी बताए थे, इसको कोइंस मेटल कहा जाता है। 11वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? कोइंस मेटल। कोइंस मेटल या तो फिर सिक्का धातु। कोइंस मेटल या सिक्का धातु। सिक्का धातु कोइंस मेटल कहा जाता है या तो फिर सिक्का धातु कहते हैं। अब 16वें ग्रुप को ये भी बता चुके हैं। 16वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? चाल्कोजन। 16वें ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? चाल्कोजन के नाम से, ये भी बता चुके हैं। अब 18वां ग्रुप के बारे में तो कई एक बार बताया है हमने, इसे अक्रिय समूह कहा जाता है या नोबेल गैस को इसी में रखा गया है, या तो इनर्ट ग्रुप इसी को कहा जाता है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 3 नंबर, हाइड्रोजन समूह में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन समूह में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले
इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। कहा कि किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n², ऑप्शन नंबर सी 2n², जहाँ n बराबर होगी कक्षाओं की संख्या, जहाँ n बराबर होगी कक्षाओं की संख्या। अब सबसे पहले जान लीजिए कि इसको इस सूत्र पे निकालने के लिए टोटल जो 7 आवर्त हैं, इस सूत्र पे निकालने के लिए 4 कॉलम में बांटा गया है, 4 कक्षाओं में बांटा गया है। हम आपको पहले दिखा देते हैं। टोटल 7 आवर्त जो है उसमें कौन पहले आवर्त में कितना तत्व है, दूसरे आवर्त में कितना तत्व है, तीसरे आवर्त में कितना तत्व है, पहले ये जान लीजिए। पहला आवर्त में 2 तत्व है, 2 8 8 18 18 32 32, ये टोटल तत्वों की संख्या है। 2 8 8 18 18 32 32, ये पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये दोनों चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, ये दोनों छठा आवर्त और सातवां आवर्त। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा आवर्त में 18 तत्व, पांचवा आवर्त में 18 तत्व और छठा आवर्त में 32 तत्व और सातवें आवर्त में 32 तत्व। अब इन सातों को मिलकर एक 4 ठो नाम दिया गया है। पहला जो तत्व है, पहला जो ग्रुप है, उसका पहला जो आवर्त है उसका नाम दिया गया है के। दूसरा और तीसरा को एक साथ नाम दिया गया है एल। दूसरा और तीसरा को एक साथ नाम दिया गया है एल। तीसरा और चौथा को एक साथ नाम दिया गया है एम। तीसरा और चौथा को एक साथ नाम दिया गया है चौथा और पांचवा को एक साथ नाम दिया गया है एम, और छठा और सातवां को एक साथ नाम दिया गया है एन। यानी टोटल कक्षा की संख्या पूछे कि टोटल कक्षाओं की संख्या कितनी है, यानी कितने कक्षाओं में इसको बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब कौन कौन से है ये सवाल इस पर बहुत बार पूछता है, हम अभी आपको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए टोटल अगर पूछे कि कितना है तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। कौन कौन, के एल एम और एन, के एल एम और एन। के में पूछे तो 2 तत्व आएंगे, एल में पूछे तो 8 तत्व आएंगे, एम में पूछे तो 18 तत्व आएंगे और एन में पूछे तो 32 तत्व आएंगे। अब एन जो है इसमें छठा और सातवां आवर्त रखा हुआ है। एम जो है इसमें पाँचवा और चौथा आवर्त रखा हुआ है, चौथा और पाँचवा आवर्त रखा हुआ है। एल है इसमें दूसरा और तीसरा आवर्त रखा हुआ है, और के है इसमें पहला आवर्त रखा हुआ है। यानी पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा में 8 तत्व, चौथा और पाँचवा में 18 तत्व और छठा या सातवां में टोटल 32 तत्व। अब इस सूत्र पे निकालते कैसे हैं जो देखिए, इस सूत्र पे निकलता कैसे है जो देखा जाए। हमसे पूछ ले कि के कक्षाओं में शामिल होने वाला टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो के कक्षा में शामिल होने वाला पूछ ले। मान ले कि के कक्षा में शामिल होने वाला, तो के टोटल 4 ही में बांटे हैं, के एल एम और एन में। तो ये पहला है, तो के कक्षा में पूछा है तो एन बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 1 के स्क्वायर 1 करेंगे तो 2 ही निकल जाएगा। यानी कि के में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। पूछ ले एल में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो एल है 2, तो एल हम दूसरा आवर्त को माने हैं, दूसरा और तीसरा इस आवर्त में है तो एल इसका नाम है। तो एल में शामिल होने वाला कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए सूत्र पे बैठाएंगे तो 2n, एन के जगह पे बैठाएंगे कितना, 2 बैठाएंगे, एन के जगह पे 2 बैठाएंगे तो 2 के स्क्वायर कितना, 4 4 दूना 8, यानी कि 8। उसी प्रकार एम पे बैठाएंगे, उसी प्रकार एन पे बैठाएंगे तो एम में आपको 18 निकलेगा और एन में आपको 32 निकलेगा। याद रखिएगा 2 8 18 और 32, 2 8 18 और 32। अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल। कहा देखिए आ गया सवाल कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब के एल एम और एन, एम केमा में है, एन बराबर कितना रखेंगे, 3।
तो 2n² रखेंगे तो 2n के जगह पे रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 दूना 18, यानी m कक्षा में शामिल होने वाले टोटल संख्या कितना है 18, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला है 6 नंबर सवाल के हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी कक्षा यानी कि सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी बाहरी कक्षा में सभी तत्वों के जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो जाएगा तो 18वें ग्रुप में टोटल सभी नोबेल गैस आते हैं। 18वां ग्रुप में है कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये टोटल 6 तत्व आते हैं इसमें। 6 नोबेल आता है। हीलियम हो गया 2, नियॉन हो गया 10, आर्गन हो गया 18, क्रिप्टॉन हो गया 36, जिनॉन हो गया 54 और रेडॉन हो गया 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसमें जिनॉन का सिंबल कई एक बार पूछता है XE, जिनॉन का सिंबल कई एक बार पूछता है XE। अब देखिए हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कक्षाओं में 8 सेल है, ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 2 मान लीजिए हम ले लेते हैं, हीलियम तो छोड़ दीजिए, हीलियम के तो बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए नियॉन लेते हैं, नियॉन भी तो आर्गन का है। नियॉन होता है कितना 10। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे 2 और 8 लिखेंगे, यानी बाहरी कक्षा में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला सवाल है कि धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु को हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं, जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर दिखे, जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखे उसे हम धातु भी समझ सकते हैं, वो धातु होता है। तो धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3। अगर पूछे कि अधातुओं में बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 5, 6, 7। अगर अधातु में पूछे कि कितना होता है, तो 5, 6 और 7। अधातु में पूछे तो 5, 6, 7, अधातुओं में पूछे तो 1, 2 और 3। आगे देखिए अगला सवाल है 8 नंबर के आवर्त सारणी में धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। आवर्त सारणी में धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में एक बार चर्चा किए थे। उस समय वहाँ पे लिखा हुआ था जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। लेफ्ट साइड में अधिकतर धातुएं मिलता है और राइट साइड में धातु अधातु धातु सब मिलता है। तो धातुओं को अधातुओं से अलग करता है, पर यहाँ पे जिगजैग लाइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध धातुएं, क्योंकि जो जिगजैग लाइन है टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर अर्ध धातुएं बैठा हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए 13वें ग्रुप को सामने वाला को देखा जाए। 13वें ग्रुप के सामने वाला हम कलर जो कर रहे हैं, ब्लैक कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 13वें ग्रुप के सामने वाले ये 5 दिख रहा है, जो 5, 14, 32, 33, 51, 52, ये जो आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी इसी को जिगजैग लाइन भी कहा जाता है, इसी को जिगजैग लाइन भी कहते हैं, इसी को टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहा जाता है। और इन सब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर अर्ध धातुएं हैं, तो धातुओं को अधातुओं से अलग भी कौन करता है, तो अर्ध धातुएं भी करता है। अगर ऑप्शन में अगर नहीं रहे तब क्या हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिगजैग लाइन।
कहा क्षारीय मृदा धातु किस समूह को कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु पूछा है, यानी क्षारीय मृदा धातु किस समूह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे समूह को। दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगर पूछे कि दूसरे समूह में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 6 है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 6। दूसरे समूह को 2A भी कहा जाता है, दूसरे समूह को 2A भी कहा जाता है। समूह नंबर 2 में टोटल कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व हैं। कौन कौन है, बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। इसका ट्रिक होता है बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। बी से हो गया बेरिलियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम, Ca से हो गया कैल्शियम, Sr से हो गया स्ट्रांसियम, अब Ba से हो गया बेरियम, और Ra से हो गया रेडियम। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल कि चतुर्थ आवर्त में स्थित किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए कितने कक्षा की जरूरत होगी। चतुर्थ आवर्त में स्थित किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने कक्षाओं की जरूरत होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। एक बात को गौर से सुनिए, जो भी तत्व जिस भी आवर्त का होता है, जो भी तत्व जिस भी आवर्त का होता है, उसे रखने के लिए उतने ही आवर्तों की ज़रूरत पड़ती है, उसे रखने के लिए उतना ही कक्षा की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम को मान लेते हैं एग्जाम्पल में। सोडियम होता है, परमाणु संख्या होता है 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब एक टोटल इसमें कितनी कक्षा है, 1 कक्षा, 2 कक्षा और ये 3 कक्षा, यानी कि जितना कक्षा होगा उतना ही आवर्त होंगे। यानी कि सोडियम से पूछे कि सोडियम कौन से आवर्त का तत्व है, तो हम इसका आंसर देंगे तीसरा आवर्त का तत्व, क्योंकि इसमें 3 कक्षा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 कक्षाओं में भर रहा है, तो इसका आवर्त भी कितना है, 3। अगर विश्वास नहीं है तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आवर्त नंबर 3 में सोडियम है या नहीं। देखिए आवर्त नंबर 3 में है या नहीं है, चार्ट पर देखा जाए। आपको दिखाते हैं आवर्त नंबर 3 में। आवर्त देखिए यहाँ पे आवर्त नंबर जो 3 दिख रहा है उसमें ये देखिए सोडियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, आवर्त नंबर 3 में दिख रहा है, आवर्त नंबर 3 में है। आगे एक और दिखाते हैं। चलिए अगला सवाल, सोडियम 11, इसमें हमने कहने का मतलब हुआ कि जो भी जिस आवर्त में होता है उसके इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए उसकी उतने ही कक्षाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। अगला सवाल, इसमें ही और एक एग्जांपल समझ लीजिए। सोडियम दिखा दिए, मान लीजिए अब हम रख लेते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम होता है के, यानी 19 होता है पोटेशियम। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18, 1। कितना हो गया, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा और ये 4 कक्षा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भर रहा है 4 कक्षाओं में भर रहा है। तो इसे रखने के लिए इसका आवर्त भी कितना होना चाहिए, 4 आवर्त होगा, 1, 2, 3 और 4, यानी कि पोटेशियम आवर्त 4 का तत्व है। चलिए आइए चार्ट पे दिखाते हैं। चार्ट पे देखिए चौथा आवर्त तो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ देखिए आपको पोटेशियम दिख रहा है के, 19 नंबर तत्व पोटेशियम के यहाँ चौथे आवर्त में दिख रहा है। तो या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जिसके जो भी जितना कक्षा में उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरता है वो आवर्त की संख्या उसमें उतना ही होता है। अब देखिए इस पे ही एक सवाल दिया हुआ है, 11 नंबर सवाल है कि 12वीं समूह और 5वीं आवर्त में कौन सा तत्व है। ये सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस सवाल को बनाने के लिए हमें कम से कम सबका परमाणु संख्या तो याद होना ही चाहिए।
कम से कम सबका परमाणु क्रमांक याद होना ही चाहिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। कहा कि बारहवीं समूह और पांचवी आवर्त में कौन सा तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैडमियम। इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। अब कैडमियम हो जाएगा, हम बताते हैं आपको कि कैडमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 48। कैडमियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 48। इसे सीडी से सूचित किया जाता है। अब ये तो हमको मालूम हो गया कि इसका आंसर होगा कैडमियम। अब ये पाँचवीं आवर्त में ये है या नहीं, हम पहले ये देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। 48 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 2 8 8 18 12 लिख सकते हैं, 2 8 8 18 और 12। सबसे पहले आप देख लीजिए, किसी भी आवर्त को भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई भरने के लिए ये सिंपल सा बनाने का एक तरीका है। पहले आवर्त में हम टोटल कितने तत्वों को रख सकते हैं, 2, भर जाएगा। अगला आवर्त में हम दूसरा आवर्त में रख सकते हैं 8 को, तीसरा आवर्त में हम रख सकते हैं 8 को, चौथा आवर्त में रख सकते हैं 18 को, और पांचवा आवर्त में भी रख सकते हैं 18 को। पर पांचवा आवर्त में 18 तब रखेंगे जब इससे हमसे ज़्यादा होगा। हमारा तो पांचवा आवर्त में ही जाकर 12 भर जा रहा है, तो हम इससे आगे जाएंगे नहीं। तो पांचवी आवर्त तो ये पांचवा आवर्त तो हो गया, एक पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त। अब ये 12वीं समूह का है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो लास्ट में आपको दिख रहा है, जो लास्ट में आपको जो दिख रहा है, ये 12वां समूह ही आपको दर्शा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं 12वां समूह और पांचवी आवर्त में कैडमियम है या नहीं। देखिए 12वां समूह को देखिए, 12वां समूह आपको दिख रहा है यहाँ, देखिए 12वां समूह और पांचवी आवर्त, 12वीं समूह और पांचवी आवर्त में आपको कैडमियम दिख रहा है या नहीं। 48 नंबर को तत्व को देखिए, 48 नंबर जो तत्व दिख रहा है पांचवी आवर्त का है, पांचवी आवर्त का है, पांचवी आवर्त में है और 12वीं समूह में है, पांचवी आवर्त में है और 12वीं समूह में है। तो इसे या इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए कम से कम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए का, उस पर सबका परमाणु संख्या कम से कम याद होना चाहिए। और जो जितना कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेगा वो उतने ही आवर्त का होगा, ये ध्यान में बैठा लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 12 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला आवर्त में पहला पे यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, लास्ट में आपको हीलियम मिलेगा। पहला आवर्त में सिर्फ यही दो तत्व रखे हुए हैं, पहला आवर्त में सिर्फ यही दो तत्व रखा हुआ है। पहला मिलेगा हाइड्रोजन और लास्ट में 18वां ग्रुप में मिलेगा हीलियम। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर पूछे कि कौन से आवर्त में सिर्फ गैस है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन से आवर्त में सिर्फ गैस है, तो उसका आंसर भी हम देंगे पहला आवर्त। पहला आवर्त, क्योंकि ये आवर्त है, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है। बाकी आप आवर्तों में जाइएगा तो कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, पहला आवर्त में ही हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ गैस मिलेगा, पहला आवर्त में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी का पहला समूह में सबसे अंतिम तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी के पहला समूह में सबसे अंतिम तत्व कौन सा है। हमसे ये पूछा है कि आवर्त सारणी का पहला समूह में सबसे अंतिम तत्व कौन सा है। हम बार बार बताए हैं, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसियम। ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांसियम। चलिए आपको फिर दिखाते हैं चार्ट पे कि पहला जो समूह दिख रहा है, पहला समूह जो है, ये देखिए पहला समूह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जो 87वां तत्व सबसे अंतिम में जो आवर्त 7 में दिख रहा है, वो 87वां तत्व कौन है, फ्रांसियम। ये पूछता है इसलिए हमने इसको क्वेश्चन में उठा लिया है, इसको क्वेश्चन में उठा लिया है। इसका आंसर हो जाएगा कौन, फ्रांसियम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि लेंथेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है। ये लेंथेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है, यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो शुरू हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि लेंथेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एफ ब्लॉक से। कौन से समूह से संबंधित है? तो लेंथेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है? एफ ब्लॉक से। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी दोनों कौन से ब्लॉक में आता है? नीचे यहाँ आप नीचे में आप लोग देखे होंगे, चार्ट में नीचे में देखे होंगे, ये कौन से ब्लॉक में आता है? एफ ब्लॉक में। ये दिखाते हैं, देखिए लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी जो दिख रहा है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी कहाँ दिख रहा है? ये देखिए लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी ये दोनों के दोनों कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में। अगला सवाल है, अब देखिए अगला सवाल है कि लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? अब गौर करिए, लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से, गौर कीजिएगा, डी ब्लॉक से। लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? तो डी ब्लॉक से। लेंथेनम डी ब्लॉक से। अगर पूछे कि लेंथेनाइड श्रेणी कौन से ब्लॉक में है? तो एफ ब्लॉक में। चार्ट में देखे होंगे कि जो लेंथेनम परमाणु संख्या जो 57 होता है वो हर एक अधिकतर चार्टों में एफ ब्लॉक में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको हमेशा दिखेगा लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी जो दिखता है अधिकतर चार्टों में परमाणु संख्या 57 से लेके 71 तक, 89 से लेके 103 तक परमाणु संख्या ये आपको एफ ब्लॉक में दिखेगा। पर जो लेंथेनम तत्व है, जो 57 नंबर का जो तत्व है, लेंथेनम तत्व है, वो ब्लॉक डी से संबंधित है, ना कि एफ ब्लॉक से संबंधित है। इसे एफ ब्लॉक के साथ में इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि परमाणु संख्या जो 58 से लेकर 71 तक के तत्व होते हैं, इन सभी का जब अध्ययन किया गया था तो लेंथेनम का जब अध्ययन किया गया था और 58 से लेकर 71 तक का सभी का अध्ययन किया गया था तो सभी तत्वों का गुण और रासायनिक प्रॉपर्टी लगभग सबका समान मिलता था लेंथेनम तत्व जैसा। तो लेंथेनम परमाणु संख्या 57 है, इसी तत्व के जैसा 58 से लेकर 71 तक के सभी तत्वों का रासायनिक गुण, रासायनिक प्रॉपर्टी समान मिलता था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि क्यों ना हम इसे एक नाम दे दें कि 57 को हम अध्ययन कर लें, बाकी तत्वों का अध्ययन खुद में खुद हो जाता था। तो इसीलिए लेंथेनम के नाम पर ही लेंथेनाइड श्रेणी का नाम रख दिया गया। लेंथेनाइड श्रेणी का नाम रख दिया गया जो 58 से लेकर 57 तक है। पर सभी चार्टों में 57 को भी एफ ब्लॉक में रखा हुआ है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो इसका ब्लॉक होगा, जो 57 होगा, वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये नीचे वाला तो एफ ब्लॉक है। ये देखिए आपको लेंथेनाइड श्रेणी में ही 57 को रखा हुआ है, लेंथेनाइड श्रेणी में ही 57 को रखा हुआ है। लेकिन 57 जो है ये छठी आवर्त का तत्व है। जो यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ का ये तत्व है, यहाँ का जो हम जो ब्लैक से कलर कर रहे हैं ये यहाँ का तत्व है। और ये 3 जो है ग्रुप नंबर 3 का तत्व है। ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है। तो 57 भी डी ब्लॉक का ही तत्व है, 57 भी डी ब्लॉक का तत्व है। 58 से पूछे, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक में आते हैं, पर 57 को भी एफ ब्लॉक में ही रख दिया गया है। इसको देख कर कन्फ्यूजन में मत कर पड़ जाइएगा कि ये भी 57 वाला तत्व भी एफ ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक को टिक कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। 57 पूछे, अगर फरमा के पूछेगा कि 57 वाला लेंथेनम तत्व कौन से हैं में है तो उसका आंसर होगा डी ब्लॉक। उसका आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक। अब 16 नंबर सवाल देखिए, कहा कि एक्टिनाइड कौन से ब्लॉक से संबंधित है? एक्टिनाइड कौन से ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एफ ब्लॉक से। वही बात हो गई, एक्टिनाइड श्रेणी का भी एफ ब्लॉक से संबंधित है, एक्टिनाइड श्रेणी भी एफ ब्लॉक से संबंधित है। अब देखिए अगला सवाल है कि एक्टिनियम किस ब्लॉक से संबंधित है? तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिर बी यानी कि डी ब्लॉक। एक्टिनियम जो होता है 89 जो परमाणु संख्या एक्टिनियम का होता है,
एक्टिनियम का होता है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। और एक्टिनियम के तरह ही 90 से लेकर 103 तक के सभी तत्वों का गुण, रासायनिक गुण समान लगभग एक्टिनियम की तरह ही मिलता था। इसीलिए इसका भी नाम रख दिया गया था एक्टिनाइड श्रेणी। और 89 को एक्टिनियम को भी एफ ब्लॉक के अंतर्गत चार्ट में दर्शाया गया है। जो एफ ब्लॉक में दर्शाया तो जरूर गया है, पर ये एक्टिनियम है जो डी ब्लॉक का तत्व है। एक्टिनियम डी ब्लॉक का तत्व है। एक्टिनाइड पूछे तब एफ ब्लॉक का तत्व है। ध्यान में रखिए, गलती मत कीजिएगा, हम इतना बार समझा दिए। अगला देखिए 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल कहाँ गया? 18 नंबर, हाँ 18 नंबर कहा कि पहला एवं दूसरे ग्रुप को किस ब्लॉक में रखा गया है। पहला एवं दूसरे ग्रुप को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हम पहले भी बता चुके हैं, यानी कि पहले भी हम बता चुके हैं, कई एक बार बता चुके हैं, आज फिर बताते हैं। जब तक याद नहीं होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं, याद करवा ही जान छोड़ेंगे। देखिए हमने बताया था पहला और दूसरा ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पहला और दूसरा ग्रुप एक्स ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी जो नीचे जो दोनों दिखता है ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल कौन सा था? सवाल ये 18, पहला और दूसरे ग्रुप को किस ब्लॉक में बांटा, कौन से ब्लॉक में रखा गया है? तो एस ब्लॉक में। अब थोड़ी सी और जानकारी जान लेते हैं। एस ब्लॉक में अगर पूछे कि टोटल कितने तत्व हैं तो 13 तत्व, हम पहले भी बता चुके हैं कई एक बार, फिर बताते हैं। डी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 40 तत्व है। पूछे पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 37 तत्व है। डी ब्लॉक में पूछे तो 28 तत्व है। इन सब को जोड़िएगा तो कितना होना चाहिए? 118 तत्व होना चाहिए। 118 तत्व होना चाहिए। चलिए अगला सवाल 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो अभी बताया, अभी दिखाए थे कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। एक चीज़ और हमने बताया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये तो पूछता नहीं है पर बहुत ही डीपली में अगर पूछ दिया तब हमको इसका आंसर देना होगा। ऐसा तो हमने अभी सवाल में नहीं देखा कहीं पर, लेकिन हमने इसको सवाल में उठा लिया है। आपको बताते हैं कि एक सवाल पूछ ले कि 3 से लेकर 12 तक जो होता है समूह, जो डी ब्लॉक होता है, इस डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन पूछ दे डी ब्लॉक का सभी 4 ठो ऑप्शन दे दे और पूछ दे कि इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो जो ग्रुप नंबर 12 का जो 3 से लेकर 12 तक होता है और ग्रुप नंबर जो 12 होता है, अब 12 में जो तत्व आते हैं जिंक, जेडेन, कैडमियम, सीडी, मरकरी, एचजी और सीएन, कॉपरनेशियम, ये 4 जो तत्व जो ग्रुप नंबर 12 में आते हैं, इन चारों तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ये अपवाद है। इसको याद रखिए। अगर पूछ ले कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के ही 4 तत्वों का नाम दिया जाए और पूछ ले कि इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है और उसमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, और उसमें से इन चारों में से अगर कोई आपको ऑप्शन में दिखे तो उसको टिक कर लीजिएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी
और कॉपरनीशियम। ये जो 4 तत्व जो ग्रुप नंबर 12 के तत्व हैं, इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ये अपवाद में है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए दिखाते हैं ग्रुप नंबर 12 में ये तत्व है या नहीं। चलिए देखिए, ग्रुप नंबर 12 जो है, ग्रुप नंबर जो 12 है, इसके तत्वों जो को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो। ऐसे तो नहीं अभी तक पूछा है। देखिए ग्रुप नंबर 12 जो है, ग्रुप नंबर 12 जो है, इसमें जिंक दिख रहा है, कैडमियम दिख रहा है, Hg मरकरी दिख रहा है और कॉपरनीशियम दिख रहा है। जिंक 30, कैडमियम 48, मरकरी 80 और कॉपरनीशियम 112। इन चारों तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, पर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये अपवाद में है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल कौन से नंबर का है? 20 नंबर। 20 नंबर सवाल को देखिए, कहा कि ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। अभी हमने बताया कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं? 37 तत्व। पी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं? 37 ब्लॉक। और एक सवाल और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, ये सवाल पूछा हुआ है, जिसमें धातु, अधातु एवं उपधातु या अर्धधातु, इसी को बोला जाता है। उपधातु एवं अर्धधातु ये सब पाए जाते हैं। गैस भी मिलेगा, धातु भी मिलेगा, उपधातु भी मिलेगा, धातुएं भी मिलेंगे, अधातुएं भी मिलेगा। पूछेगा कि कौन सा ब्लॉक ऐसा है तो जिसमें धातु, अधातु, उपधातु, गैस सब कुछ पाए जाते हैं, तो पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में दिखाते हैं पी ब्लॉक को। देखिए फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए ताकि दिमाग में पूर्ण रूप से बैठ जाए। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हम जानते हैं, पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक कहा जाता है। इसमें ही देखिए जो जिगजैग लाइन है, ये सब पी ए ब्लॉक के अंतर्गत है। जिगजैग लाइन जो पी ए ब्लॉक के अंतर्गत है, और जिगजैग लाइन पर कौन सा है? अर्धधातु या तो उपधातु। इधर जो 18वें स्वरूप में आपको गैस दिख रहा है, इसमें धातुएं भी कुछ कुछ दिखेगा, अधातुएं भी दिखेगा, उपधातुएं भी दिखेगा। तो पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, उपधातु, अधातु सब कुछ देखने को मिलता है। आप पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या पूछे तो कितना होगा? 37 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल को, 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी का पहला अर्धधातु कौन है? आवर्त सारणी का पहला अर्धधातु कौन सा है? ये हमने पहले भी बता चुका है। इसका राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोरॉन। पूछे कि आवर्त सारणी का पहला अर्धधातु कौन से ग्रुप में मिलता है? कौन से ग्रुप में मिलता है? हम पीछे भी बताए हुए हैं कौन से ग्रुप में मिलता है? 13वें ग्रुप में। कौन से ग्रुप में मिलता है? 13वें ग्रुप में। बोरॉन मिलता है, 13वें ग्रुप में मिलता है। बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 5। बोरॉन को परमाणु संकेत क्या होता है? बी। दिखा दें, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। फिर से देखिए, 13वें ग्रुप में, 13वें ग्रुप में जो परमाणु संख्या 5 जो दिख रहा है, 13वें ग्रुप में परमाणु संख्या जो 5 दिख रहा है, यही पहला अर्धधातु बोरॉन है, पहला अर्धधातु बोरॉन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 22 नंबर सवाल, कहा आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस है। हम बता चुके हैं आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस कौन से समूह में है? तो कौन से आवर्त में है? तो पहले आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस पहला आवर्त में है। अब पहला आवर्त में कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों के दोनों क्या है? गैस है। दोनों के दोनों क्या है? गैस है। एक चीज़ और याद रखिए, दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व भी कहा जाता है। जो दूसरा आवर्त है, इस दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व भी कहते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व भी कहा जाता है। अगर पूछ ले, ऐसे भी दिखा नहीं है अभी तक, हमने जो सेट बनाया था उसमें अभी तक ये दिखा नहीं है, पर बाय द वे पूछ ले कि सेतु तत्व कौन से आवर्त को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तत्व। और एक चीज़ और याद रखिए कि तीसरे तत्वों को विशिष्ट तत्व भी कहते हैं।
तीसरे तत्व को विशिष्ट तत्व भी कहा जाता है। पूछ ले कि तीसरे आवर्तों को कौन से तत्व के नाम से जाना जाता है, तीसरे आवर्त को किस नाम से जाना जाता है, तो विशिष्ट तत्व। या तो फिर पूछ ले कि विशिष्ट तत्व कौन से आवर्त को कहते हैं, तो आवर्त नंबर 3 को कहा जाता है, आवर्त तीसरा को कहा जाता है। पूछ ले सेतु तत्व किसे कहते हैं, कौन से आवर्त को कहते हैं, तो दूसरे आवर्त को कहा जाता है। इतना आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि लेंथेनाइट श्रेणी का एकमात्र तत्व जो रेडियोधर्मी है, सबसे पहले तो याद रखिए कि जितना भी रेडियोधर्मी तत्व जो आपको मिलेंगे एफ ब्लॉक में मिलेगा। जितने भी आपको रेडियोधर्मी तत्व मिलेंगे वो आपको एफ ब्लॉक में मिलेगा। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट श्रेणी में और एक्टिनाइट श्रेणी में। पर इसमें फरमा के पूछा हुआ है कि लेंथेनाइट श्रेणी का एकमात्र तत्व कौन है जो रेडियोधर्मी है, यानी कि जो लेंथेनाइट श्रेणी है उस लेंथेनाइट श्रेणी में बस एक ही ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोमीथियम लेंथेनाइट श्रेणी का ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी है, जिसका नाम है प्रोमीथियम। अब प्रोमीथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, प्रोमीथियम की परमाणु संख्या होता है 61। अगर इसका संकेत पूछ ले तो प्रोमीथियम का संकेत होता है पीएम। कौन से ब्लॉक से संबंधित है, एफ ब्लॉक से। ले दिखाते हैं आपको प्रोमीथियम है कहाँ पे। एफ ब्लॉक में प्रोमीथियम है कहाँ पे, आप देखिए एफ ब्लॉक में जो 61 परमाणु संख्या जो यहाँ दिख रहा है आपको, पीएम जो लिखा हुआ है इसी का संकेत, इसी को कहते हैं प्रोमीथियम तत्व एफ ब्लॉक के अंतर्गत। बाकी तो ऐसे रेडियोधर्मी तत्व अगर पूछ ले कौन से ब्लॉक से संबंधित है तो एफ ब्लॉक से लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी दोनों के अंतर्गत आता है। और लेंथेनाइट श्रेणी में सिर्फ प्रोमीथियम ही रेडियोधर्मी तत्व है। अगला सवाल देखिए, आगे कितना नंबर है, 22 23 हो गया। 24 नंबर सवाल। ये कोई सवाल नहीं है। अब इस चीज़ को बहुत ही बारीकी तरीके से याद रखिए। हम इसका कई एक बार चर्चा कर दिए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे इसको लिख लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करते रहिएगा। हम पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या होगा। ये चीज़ देखिए, कई एक बार पूछा जाता है इस सवाल को। परमाणु का आकार घट जाएगा, ठीक है, परमाणु का आकार घट जाएगा, परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी, आयनन घट जाएगा, तत्वों की धात्विक प्रकृति घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, धातु का गुण घट जाता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है, परमाणु की त्रिज्या घट जाती है, आयन घट जाता है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घट जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, धातु गुण घट जाता है। अब लेफ्ट से राइट जाने पर यह सब चीज़ घट रहे हैं, तो याद रखिएगा लेफ्ट से राइट जाने पर घट रहे हैं तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेंगे, जो चीज़ लेफ्ट से राइट जाने पर घट रहा है वो समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। जो चीज़ समूह में ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है वो चीज़ आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा। अगर इधर घट रहा है तो इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ रहा है तो इधर घटेगा। इतना चीज़ याद रखिए। फिर एक बार हम पढ़ देते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटेगा, परमाणु की त्रिज्या घटेगी, आयनन घट जाएगा, तत्वों की धात्विक प्रकृति घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कम हो जाएगी, धातु गुण भी घट जाएगा। अगर इसी चीज़ों में सबसे पूछे कि समूह में क्या होगा तो ये सब के सब बढ़ जाएंगे। समूह में पूछ ले, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा तो ये सब के सब बढ़ जाएंगे। अगला सवाल 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर भी सवाल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमने लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, अब देखिए उधर तो सब कुछ घट रहा था लेकिन इधर क्या हुआ है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, दाएं से बाएं जाने पर
क्या होगा, लेफ्ट से लेकर हम राइट जाएंगे तो क्या होगा, इनसे हमसे पूछा है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, आयनीकरण ऊर्जा भी बढ़ जाता है, आयनीकरण ऊर्जा भी बढ़ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाता है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, किसी भी तत्व का जो बाहरी कक्षा में जो तत्व होते हैं उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है। किसी भी तत्व में जो बाहरी तत्व, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या का, जैसे हम आवर्त नंबर 3 के तत्वों को उठा लेते हैं, आवर्त नंबर 3 के तत्वों को उठाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। चलिए इतना सही समझ में आ जाएगा। सोडियम कितना होता है 11, मैग्नीशियम कितना होता है 12, एल्युमिनियम कितना होता है 13। अगर सोडियम का हम परमाणु संख्या लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2, 8 और 1। बाहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1। मैग्नीशियम को लिखना चाहें तो 2, 8, 2। बाहत्तम कक्षा में कितना दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम को लिखना चाहें तो 2, 8, 3। बाहत्तम कक्षा में कितना दिख रहा है 3। तो बाहत्तम कक्षा में ही जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिखता है उसे ही हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो देखिए बढ़ नहीं रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है। आयनीकरण ऊर्जा भी बढ़ जाती है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाता है, तभी तो सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, हीलियम। ये हम सब कुछ बता दिए हैं। तो यह हमारा आज का जो पीरियोडिक टेबल का जितने भी क्वेश्चन बनते थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ा दिया है। 4 पार्ट हम टोटल बनाए हैं, इसमें से 3 पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।